अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज के वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक्स से जुड़ा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से इंसान के जिस्म की बनावट, उसके लिप्स की, टीथ की, टंग की बनावट और उसका दिमाग जो सा है किस हद तक एक लैंग्वेज को सीखने में, उसे प्रोड्यूस करने में इंसान की हेल्प करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इंसान के अंदर ज़ुबान बोलने की सलाहियत 6 या 7 मिलियन साल पहले से स्टार्ट हुई, जब हमारे अर्ली जो उन्होंने 4 पाँव के बजाय 2 पाँव पे चलना स्टार्ट किया। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जितने भी इंसान हैं वो बिल्कुल जानवरों की तरह, जिस तरह से जानवर 4 पाँव पे चलते हैं इस तरह से इंसान भी 4 पाँव का यूज़ करके चलते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये डेवलपमेंट होती गई और जब हमारे एंसेस्टर ने 2 पाँव पे चलना शुरू किया तो यहीं से ज़बान की शुरुआत हुई थी। Walking on 2 legs freed up their hands for other tasks like carrying things and doing complex activities। और कहा जाता है कि जब इंसान ने 2 पाँव पे चलना शुरू कर दिया तो इस तरह से उनके हाथ फ्री होते थे जिससे वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाते थे, यानी चीज़ों को उठा पाते थे, जितनी भी कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर पाते थे। This led to change in their bodies. One change was in how the skull attached to spine. In animal that walks on 4 legs, the skull connected to the spine at the back because the head stick out. But with humans walking upright, the connection moved to the center of the skull base. This connection affect the shape and position of the mouth and throat. और जब इंसानों ने 2 पाँव पे चलना शुरू कर दिया तो इसने इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई। इसमें एक चेंजेस तो वाज़ेह तौर पे यूँ देखी जा सकती थी कि वो इंसान जो कि 2 पाँव पे चलते हैं उनकी जो स्कल है वो बिल्कुल सीधी आप राइट होती है, जबकि वो जानवर जो कि 4 पाँव पे चलते थे उनकी जो स्कल थी, उनकी जो खोपड़ी थी वो स्पाइन के बैक के साथ जुड़ी होती थी। चूँकि ऐसे इंसान जो कि 2 पाँव पे चलते थे इससे इनके माउथ की पोजीशन बिल्कुल सीधी होती थी, उनके गले की पोजीशन सीधी होती, जिससे उन्हें इस ज़बान को अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और चूँकि 2 पाँव पे चलने वाले जानवरों की जो खोपड़ी थी, जो स्कल था वो बिल्कुल सीधा था, तो इस वजह से उनके माउथ की पोजीशन, उनके गले की पोजीशन बिल्कुल सीधी थी। तो यही वजह थी कि इस चीज़ ने भी इंसान को ज़ुबान बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। Humans have the same mouth and throat organs as other great apes. However, in humans, the larynx or the voice box, also known as Adam's apple, is lower in the throat. This creates a longer throat cavity called the pharynx, which helps to amplify resonate speech sound. Additionally, the round shape of the human tongue and the roof of the mouth plate allows us to make a wider range of sounds great apes can produce. इंसान के मुंह की और गले की बनावट सेम ऐसी ही है जिस तरह से एक बड़े बंदर की होती है। ताहम इंसान के अंदर जो लिरिक्स है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो गले में काफ़ी हद तक नीचे को होता है। तो नीचे होने की वजह से इसके अंदर एक लॉन्ग कैविटी बनती है जिसे हम फर्निक्स कहते हैं, जो कि हेल्प करती है डिफरेंट आवाज़ को प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा इंसान के अंदर देखा जाए इसकी ज़बान भी राउंड शेप में होती है और जो मुँह का रूफ होता है, यानी मुँह के अंदर जो हमारा तालू जिसे हम कहते हैं, वो भी गोल शेप में होता है, जो हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकें। तो यही वजह है कि एक इंसान एक बंदर की निस्बत और जितने भी जानवर हैं उनकी निस्बत मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। Speech happens when we breathe out air from our lungs. आवाज़ें इस तरह से पैदा होती हैं जब हम हवा को अपने फेफड़ों के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। This air goes through the larynx where the vocal fold vibrates to create sound. These folds are pulled tightly together, leaving a small gap for the air to pass through. The smaller the gap, the higher the pitch of the sound. The sound waves then travel through the pharynx and out through the mouth and nose. Different speech sounds are made by the moving the tongue, lips, jaws in various way. और हवा जब लर्निक्स के ज़रिए से फर्निक्स तक पहुंचती है तो यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड लगा होता है जो कि हवा के गुजरने से वाइब्रेट करता है और इस तरह से आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जितना ये गैप तंग होगा उतनी ज़्यादा पिच, जो आवाज़ की पिच है, वो ज़्यादा होगी।
और इस तरह से जब ये फर्निक्स तक पहुंचता है और फर्निक्स के ज़रिए से हमारे मुंह के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से बाहर निकालते हैं, और इस दौरान हम आवाज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी हम डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी लिप्स की, हमारे मुंह की, हमारी ज़बान की, हमारे जो जबड़ा होता है, जो जॉ होता है हमारा, उनकी मूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो यही वजह होती है कि खाना खाने के दौरान हमें अक्सर कहा जाता है कि बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो हवा की नाली होती है और जो हमारी जो खुराक की नाली होती है वो साथ साथ होती है। तो खाना खाते हुए कुछ सम टाइम ऐसा हो सकता है कि खुराक के कोई ज़रा जुन सा है वो सांस की नाली में फंस सकता है, और इसी वजह से हमें खाना खाने के दौरान अक्सर बात करने से मना किया जाता है। As human ancestor evolves, their brain grow larger and more complex over millions of years. Today, humans have one of the largest brain compared to their body size among all animals. इंसानी दिमाग के अंदर जो सदियों से तब्दीली आती गई है और उसके जो इत्तका का अमल था वो काफ़ी हद तक, और आज का इंसान जो है दूसरे इंसानों की निस्बत, उनके दिमाग की निस्बत काफ़ी बड़ा दिमाग रखता है। एंड दिस बिग ब्रेन इज़ एसेंशियल फॉर द लैंग्वेज बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर, स्पीक एंड कम्प्रीहेंस एनी लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर। और ये बड़ा दिमाग होने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत सी लैंग्वेज को सीख पाते हैं, उसे बोलना सीख जाते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसे याद रख पाते हैं, और इसी तरह बहुत से जो लैंग्वेज और कल्चर का रिलेशनशिप है उसे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एडिशनली, टू स्पेसिफिक एरिया इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन आर डेडिकेटेड टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अलावा हमारे दिमाग में जो कि लेफ़्ट साइड पे एक एरिया है वो स्पेशल जो उनसे है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। These are broadcast areas located in the left frontal lobes near the temple, and Wernicke area located in the temporal lobe just behind the left ear. No other species have these areas. और इसके अलावा जो उनसे हैं दिमाग के जो स्पेशल हिस्से हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़बान सीखने के लिए, उसे प्रोड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं कुदरत की तरफ से, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के लिए मुख्तस हैं, किसी और स्पीशीज़ के लिए नहीं हैं। और स्पेशली इंसान के दिमाग के अंदर लेफ़्ट का हिस्सा है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसके थ्रू हम किसी भी ज़बान को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं और प्रोड्यूस कर पाते हैं। और इस तरह की सलाहियत किसी और स्पीशीज़ के अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के अंदर पाई जाती है। जिस तरह से ब्रोकास्ट एरिया है, वर्निका एरिया है, ये जो ये दिमाग के जो हिस्से हैं वो स्पेशली ज़बान को सीखने के लिए बनाए गए हैं। Universal grammar is a theory by linguist Noam Chomsky. It suggests that all human language shares the basic structure which is built into our genes. Universal grammar theory जिसे नॉम चॉम्स्की ने पेश किया था वो कहता है, इस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है कि इंसान के दिमाग के अंदर पैदाइशी तौर पे ज़बान का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी जितना भी जो ग्रामर होती है वो हमारे दिमाग के अंदर पहले से मौजूद होती है। और इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो वो अपनी सराउंडिंग से सिर्फ वोकेबलरी सीखता है, और वो जो ग्रामर उसके माइंड में पहले से मौजूद होती है उसे यूज़ करते हुए उसको और उन वर्ड्स और वोकेबलरी वर्ड को उनके मुताबिक ढालते हुए वो प्रॉपर तरीके से एक लैंग्वेज बोलने लगता है। If a child doesn't hear people speaking a language, they will slowly lose the ability to learn language naturally. If this continued until the child is teenager, they wouldn't be able to speak any language fluently. Although they might learn some parts of the language, this idea is called critical age range hypothesis. और अगर किसी बच्चे को इस तरह की जगह पे रखा जाए जहाँ पे उनके सराउंडिंग में कोई भी ज़ुबान बोली ना जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कि वो ज़ुबान सीखने की जो सलाहियत है उसे खो देता है, और फिर अगर वो टीनेजर पे पहुँच जाए तो एक बच्चे के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी लैंग्वेज को सीख पाए। और अगर कोई बच्चा इस तरह के माहौल में रहता है जहाँ पे इसके सराउंडिंग में कोई भी ज़ुबान बोली नहीं जाती और वो किसी ज़ुबान को नहीं सुनता, तो ऐसी सूरत में वो कोई भी ज़ुबान सीख नहीं पाएगा, कोई भी ज़ुबान वो बोल नहीं पाएगा, और इस तरह से उसकी ज़ुबान बोलने की सलाहियत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी। तो अगर वो बच्चा टीन एजर हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी वो कोई ज़ुबान बोलने के काबिल नहीं होगा और कोई भी फ्लुएंट तरीके से कोई ज़ुबान बोल नहीं सकेगा। ऑल्दो मे बी कि वो कुछ ना कुछ हिस्से ज़बान के सीख ले, लेकिन किसी भी ज़बान को वो फ्लुएंट तरीके से बोलने के काबिल नहीं होगा। और इस आइडिया को क्रिटिकल एज रेंज हाइपोथेसिस कहते हैं। There are examples of abused children
who were isolated from language until they were older. Supporting this idea, the famous case of the Jenny is one of such example. और इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि जब बहुत से बच्चे जिनको आइसोलेशन में रखा गया था और उनसे उनके सराउंडिंग में कोई ज़बान नहीं बोली जाती थी, उनके कोई टेक केयर नहीं की जाती थी, ना ही वो किसी ज़बान को सुन पाए, तो ऐसी सूरत में ये बच्चे कोई ज़बान बोल भी नहीं पाते थे। और हमें जिनसे जीनी की एक मशहूर एग्जाम्पल भी मिलती है। The critical age range hypothesis is the idea that a child will lose the ability to learn a language easily and naturally if they are not exposed to people speaking a language before they reach puberty. This also applies to learning a second language. Jenny was found at almost 14 years old. She had been kept in a room her whole life. Since she was 2, she was tied a potty chair during the day and the crib at night, with almost no talking and very little care. After she was rescued, a linguist worked with her for about 5 years to help her learn to talk, but she never spoke better than 2 years old. और हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी ही एग्जांपल मिलती है जिसमें जेनी जो एक लड़की थी 14 इयर्स की थी और उसे एक ऐसे रूम में बंद कर दिया गया जहाँ पे उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। थोड़ी बहुत उसकी केयर की जाती थी, बात करने वाला कोई नहीं था। और जब उसे रेस्क्यू किया गया और लिंग्विस्ट ने उसको ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया, तकरीबन 5 साल की, लेकिन 5 साल कोशिश करने के बावजूद वो सिर्फ इतने ही अल्फाज बोल सकी जितना एक 2 साल का बच्चा बोल पाता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस एज तक वो टीनेजर हो चुकी थी और उसका जो माइंड था उसने वो तमाम हिस्से और वो तमाम सलाहियत जो कि एक ज़ुबान बोलने के लिए यूज़ की जाती है वो उसका दिमाग खो चुका था, जिसकी वजह से वो ज़ुबान बोलने के काबिल नहीं रही। This idea also applies to learning a second language. If someone starts learning another language after puberty, it will be very hard for them and they will rarely speak fluently, especially in pronunciation. There is lot of evidence for this in US school. They might have experienced this yourself. It makes you wonder why school doesn't offer foreign language classes before junior high. और इसी चीज़ को हम देख सकते हैं कि जब एक इंसान सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है, क्योंकि वो इंसान अडल्ट हालत में अडल्ट एज पे पहुंच के सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है तो वो लैंग्वेज सीखना उसके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। और इसके बजाय जो उनसे है वो अपनी मदर टंग को बिना किसी मेहनत के और बिना किसी कोशिश के वो बहुत जल्दी मतलब 2 सालों में 3 सालों में सीख जाता है, जबकि एक नई लैंग्वेज को वो अडल्ट एज में जब सीखता है तो उसके लिए ये काफ़ी हद तक मुश्किल होता है।